बच्चों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और स्वागत है आपका गुरुदेव क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। तो देखिए, चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे शुरुआत से, ठीक है, और आपके सिलेबस तक ले जाएंगे आपको। तो बहुपद के लिए सबसे छोटा यानी बेसिक है पहले ही कि आप अचर पढ़ते आए होंगे। तो अचर क्या होता है? अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, ऑल नंबर, जितने भी नंबर हैं, सभी नंबर, सभी संख्याएं, सभी संख्याएं क्या होती है? अचर होती हैं। सभी संख्या चाहे कोई भी हो। और दूसरा, ऐसी वैल्यू, ऐसा मान जो अपरिवर्तित हो, ठीक है, अपरिवर्तित मान। आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सब क्या है? अचर हैं। कोई भी नंबर, जितनी वास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, जो भी नंबर, जो भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं, वो सब के सब क्या है? अचर राशि है। और या फिर कोई भी ऐसा अक्षर जिसका मान अपरिवर्तित हो, जिसका मान हर जगह अपरिवर्तित हो, ठीक है, या किसी विशेष परिस्थिति में बिल्कुल नहीं बदले, तो वो क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। तो देखिए, नंबर आप जानते हैं, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4, ये सब क्या है? अचर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अचर मतलब अपरिवर्तित राशि। तो अपरिवर्तित राशियां वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता हो, अचर कहलाती हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद है चर राशियां। चर राशियां क्या होंगी? हिंदी या अंग्रेजी के वो अक्षर जिनका मान हर जगह असमान होता है या परिवर्तित रहता है, ठीक है, या परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है। तो देखिए, एक्स, वाई, जेड, ए बी सी, एल एम एन, या आ बा सा। हिंदी के अक्षरों का प्रयोग तो खैर अब होता नहीं है, अब करते हैं अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग ज़्यादातर, ठीक है। तो अंग्रेजी के अक्षर हो या हिंदी के कोई भी अक्षर हो, ऐसे अक्षर, या ठीक है, जिनका मान हर जगह यानी परिस्थिति अनुसार परिवर्तित रहे, बदलता रहे, ठीक है, तो वो कहलाएंगे चर राशियां। अब देखिए, यहाँ पर हम 2 + 1 करें तो भी 3 आएगा, ठीक है, यानी ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। 2 + 1 हमेशा 3 ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए, 1 + 2 करें, ये हमेशा 3 ही रहेगी। 3 + 4 करें, ये हमेशा 7 ही रहेगी। इसको आप कभी भी जोड़ेंगे तो हमेशा 7 ही रहेगी। तो ये तो हो गई अचर राशियां। अचर राशियों के मान कभी भी अपरिवर्तित नहीं होंगे। अब यहाँ देखेंगे चर राशियां कैसे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे करूँ, जैसे मैंने लिखा x + 1, इसका मैं अगर मान निकालूं तो यहाँ से क्या होगा? x = -1। अभी मैं लिख दूं कि x + 2 = 0, यहाँ से मैं मान निकालूं तो x = -2 हो गया। अभी मैं यहाँ पर लिख दूं x + 3 = 1, और देखिए यहाँ से जब मैं मान निकालूंगा ये मान लीजिए 4 है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर परिस्थिति में जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार x का मान बदलता रहा है। तो x का मान यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे देखिए 1 है। तो x अगर अचर होता तो इसका मान हर जगह क्या होता? अपरिवर्तित रहता, यानी समान आता। अगर एक जगह 1 आया तो हर जगह 1 ही आएगा, चाहे इसको कहीं भी कैलकुलेट करें, कहीं भी इसकी गणना हम करेंगे।
लेकिन यहाँ पे क्या है, x का मान यहाँ कुछ आया है इसके अनुसार और इसके अनुसार कुछ आया, इसके अनुसार अलग आया है। तो ये जो राशियां होंगी यहाँ x, y, z, l, m, n, a, b, c कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली जो राशियां हैं ये कहलाएंगी आपकी चर राशियां। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे, अब एक चीज आप देखेंगे, अगर इन चर राशियों और अचर राशियों को दोनों को मिलाकर लिखा जाए, जैसे मैंने लिखा x+1 या लिखा x² + 4 या लिखा xz+2, ठीक है, या लिखा ab+2 या लिखा l² + 4। मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ चर राशियों और अचर राशियों दोनों को मिलाकर लिखा है। ठीक है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, मान लीजिए n² - 4, ठीक है, और मान लीजिए n m + -k 7, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ हम हर एक में देखेंगे एक चर है एक अचर है, एक चर है एक अचर है, मतलब कुछ चर हैं कुछ अचर हैं, कुछ चर हैं कुछ अचर हैं। अगर कोई ऐसा संयोग बने जिसमें चर और अचर दोनों हो तो वे क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशियों को हम संयुक्त रूप से बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब इन बीजीय व्यंजकों में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक ये भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो अब इसके बाद आएंगे पदों पर, पद क्या होते हैं। तो देखिए बीजीय व्यंजकों में किसी भी क्या बीजीय व्यंजकों में प्लस और माइनस के ऑपरेशन के द्वारा, प्लस और माइनस की संक्रिया के द्वारा जो अलग अलग व्यंजक लिखे हुए होंगे, यानी चर और अचर राशियां लिखी होंगी, वो ही हमारे कहलाएंगे पद। तो यहां पे देखिए पद क्या होंगे, देखिए पद यहाँ पे x है और एक 1 है, यहाँ x² है और 4 है, xz है और 2 है, ab है और 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया x² + के 3x + के 4। तो यहाँ पे पद कौन कौन से हैं, तो एक तो पद है अपना x², पद एक तो x² है, एक 3x है और एक 4 है। ये 3 क्या है, इसके पद है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में जो इसके कंपोनेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। ठीक है, और उनमें कोई ना कोई ऑपरेशन लगा हुआ होगा, यानी प्लस माइनस के ऑपरेशन के साथ जो भी कंपोनेंट लिखे हुए होंगे वो कहलाएंगे हमारे पद। तो यहाँ पे देखिए x² + 3x + 4, तो यहाँ पर ये पद हो गया, ये पद हो गया और ये पद हो गया। इन पदों में भी देखिए ये चर पद होंगे, ये अचर पद होंगे। ठीक है, चर और अचर राशि के आधार पर ही चर और अचर पद होंगे। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं पद के गुणनखंड। किसी भी पद के गुणनखंड। तो देखिए पद के गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4x², तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 4 के गुणनखंड तो होते हैं 2 × 2 और x के गुणनखंड होते हैं x × x, क्योंकि x पे पावर 2 है, x पे पावर 2 है तो 2 बार गुणा होगा, पावर 3 है तो 3 बार गुणा होगा, पावर 4 है तो 4 बार गुणा होगा, ये आप जानते हैं। अब मान लीजिए कोई दूसरा पद है 3xy, तो यहाँ पर होगा आपका 3x और y, ये होंगे इसके गुणनखंड। अभी मान लीजिए कोई अगला पद है 4 या मान लीजिए 9x² y z3, तो इसके गुणनखंड होंगे। तो 9 के क्या होते हैं गुणनखंड, 3 × 3, और x की पावर 2 है तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे, और y एक बार ही है तो एक बार ही रहेगा, और z की पावर 3 है तो इसको 3 बार गुणा कर देंगे। तो
तो ये होते हैं आपके पदों के गुणनखंड। ठीक है, देखिए समान और असमान पद, तो देखेंगे समान और असमान पद क्या होंगे। तो ऐसे पद जिनके चर और उनके घातांक समान हैं वो होंगे समान पद, और ऐसे पद जिनके चर और घातांक समान नहीं है वो होंगे असमान पद। ठीक है, तो देखिए कैसे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे पद जिनके अगर बीजीय गुणनखंड अगर समान हो तो वो पद क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे, और जिनके बीजीय गुणनखंड असमान हो वो असमान पद कहलाएंगे। तो देखेंगे समान पद क्या होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2xy और यहाँ पे लिखा 5xy और यहाँ पे लिखा 20xy। ठीक है, और यहाँ लिखा देखिए 6z² और यहाँ लिखा 8z² और यहाँ लिखा 21z², और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3xyz या x²yz और यहाँ लिखता हूँ 2x²yz। ये देखिए, अब हम यहाँ देखें कि देखिए यहाँ बीजीय व्यंजक है 2xy, अब इसके गुणनखंड करें तो यहाँ पे क्या होगा xy। तो बीजीय जो पद होंगे, ठीक है, इसमें बीजीय व्यंजक में जो बीजीय गुणनखंड होंगे इनके गुणनखंड कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, किसी भी पद के अगर बीजीय गुणनखंड समान है, ये देखिए यहाँ पे xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो किसी भी पद के बीजीय गुणनखंड समान है तो वो कहलाएंगे समान पद। अब यहाँ देखिए यहाँ z², यहाँ भी z², यहाँ भी z², तो इसके भी बीजीय गुणनखंड समान है। आगे वाले को नहीं देखना है हमें, ये बीजीय गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमारे बीजीय गुणनखंड कौन से हैं, जो चर पदों में होंगे। ठीक है, तो z², x²yz दोनों कैसे हैं, समान पद हैं, क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, तो अगर इनके जो चर पद हैं यानी चर राशि है पीछे वाली, अगर वो समान है तो वो पद कैसे कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, और असमान पद वे होंगे जो बराबर नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ 2xy इसके असमान पद हैं, 5xy 8z² असमान पद हैं, ये असमान पद है। इसको लें तो ये असमान पद है, इसको लें तो असमान पद है, इसको लें तो असमान पद है, इसको लेंगे तो असमान पद है। यानी जिसके बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड समान नहीं होंगे, यानी चर पद जो चर भाग होगा, किसी भी पद का चर भाग अगर समान नहीं है तो वो हमारे असमान पद होंगे। ठीक है, अब देखिए पद का संख्यात्मक गुणांक, पद का संख्यात्मक गुणांक। तो गुणांक किसी भी प्रकार का हो सकता है, बीजीय गुणांक भी हो सकता है, और हम यहां बात कर रहे हैं संख्यात्मक गुणांक की। तो देखते हैं संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। अब यहां देखिए मुझे कोई भी पद दे रखा है 2z² और कोई अगला पद है 3y²x, कोई भी पद है मान लीजिए 8yz, और यहाँ मान लीजिए 2ab, ये दे रखिए। अब यहाँ हमसे पूछा जाएगा कि इस वाले पद का संख्यात्मक गुणांक कितना है, इस वाले पद का संख्यात्मक गुणांक कितना है, इस वाले पद का संख्यात्मक गुणांक कितना है, और इस वाले पद का कितना है। तो यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पूछूं 2z² में, 2z² में मैं पूछूं z² का गुणांक, z² का गुणांक, तो z² का संख्यात्मक गुणांक कितना है बताइए, 2 है। अगर मैं पूछूं यहां से 3
वाई स्क्वायर एक्स में कि वाई स्क्वायर एक्स का गुणांक, वाई स्क्वायर एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, गुणांक 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही इन सब में होगा, किसी में भी पूछेंगे वाई जेड का गुणांक 8 है, ए बी का गुणांक 2 है और ये कंबाइंड रूप से है। यहाँ ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वाई का गुणांक कितना है। अगर वाई का गुणांक पूछे तो केवल 8 नहीं होगा। अब वैसे संख्यात्मक गुणांक पूछे तो 8 हो जाएगा, लेकिन अगर केवल गुणांक पूछे तो देखिए, अगर ये तो हो गया संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक में केवल संख्या ही ली जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं गुणांक पर। अब ये संख्यात्मक हट जाए और केवल गुणांक रह जाए तो देखिए कैसे करते हैं कि यहां मान लीजिए 2yz ये है, इसमें अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक बताइए तो कितना होगा। y का गुणांक यहाँ पे देखिए, y ये है, गुणांक का मतलब y में कितने का गुणा हो रहा है, 2 का और z का, तो y का गुणांक हो गया 2z। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर अगर पूछ ले 6y स्क्वायर z, अब यहाँ y स्क्वायर का अगर गुणांक पूछे तो क्या होगा, y स्क्वायर का गुणांक होगा 6z। क्या होगा, 6z, क्योंकि y स्क्वायर में किस किस का गुणा हो रखा है, z का और 6 का। ठीक है, तो 6z हो जाएगा। अब इसमें आगे देखिए, y का तो पूछ लिया, अगर z का पूछ लिया तो z का गुणांक कितना होगा, z का गुणांक कितना होगा, देखिए एक तो 2 है और एक y है। किसी भी संख्या में या किसी भी बीजीय मान में किसका गुणा हो रहा है वही होता है हमारा गुणांक। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं z का गुणांक निकालूं, z का गुणांक निकालूं तो कितना आएगा, 6y स्क्वायर, क्योंकि गुणांक हम z का निकाल रहे हैं तो देखेंगे z में किसका गुणा हो रहा है। अब यहां हम देखेंगे, देखिए गुणांक जैसा पूछा जाए हमें वैसे ही निकालना है। अब यहां पर y स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो y स्क्वायर का गुणांक z 6z हो जाएगा। अगर इसमें y क्यू का पूछ ले तो, जब y क्यू हमारे इस पद में है ही नहीं तो y क्यू का गुणांक क्या होगा, 0। y क्यू जिस पद में हमारा कोई बीजीय व्यंजक नहीं होगा, बीजीय पद नहीं होगा, तो उसका गुणांक भी कितना होगा, 0 होगा। जब पद ही नहीं है, जब बीजीय व्यंजक ही नहीं है या बीजीय पद ही नहीं है या चर ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर हमारा है ही नहीं, वाई क्यू नहीं है तो वाई क्यू का गुणांक इस वाले पद में क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पर अगर केवल y का संख्यात्मक गुणांक पूछे, y का संख्यात्मक गुणांक पूछे, अगर केवल y का पूछे तो हम इसके गुणनखंड करके निकाल देंगे 6yz, लेकिन y का संख्यात्मक गुणांक पूछे तो 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहां पर y भी नहीं है, क्योंकि y स्क्वायर है। ठीक है, तो गुणांक हम केवल उसी तरह निकालेंगे जिस रूप में हमसे पूछा जाएगा। एक्स स्क्वायर में पूछा जाएगा तो एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, वाई स्क्वायर में पूछा जाएगा तो वाई स्क्वायर का निकालेंगे, एक्स में पूछा जाएगा तो एक्स का निकालेंगे, वाई क्यू में, वाई की पावर 4 में, वाई की पावर 6 में जैसे पूछा जाएगा वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणांक। तो आपसे संख्यात्मक गुणांक पूछेगा तो केवल आपको संख्या निकाल के देनी है, और किसका पूछ रहा है वो आपको पता ही चल गया कि जिसका पूछेगा उसी का बताएंगे। और जिसका पूछा है वो अगर हमें पद में दिखाई ही नहीं दे रहा या व्यंजक में दिखाई ही नहीं दे रहा है तो उसका गुणांक होगा 0 होगा, 0 होगा। अब देखेंगे हम पदों की संख्या। अगर हमें कोई भी बीजीय व्यंजक दे रखा है तो उसमें पदों की संख्या कैसे होगी। तो मान लीजिए हमें एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, हम निकाल रहे हैं पदों की संख्या। तो यहां देखिए
यहाँ देखिए 2x है, 3x है, या 4y स्क्वायर है, 6z क्यूब है, या 3xyz है। तो यहाँ हम देखते हैं ये हमें बीजीय व्यंजक यहाँ दे रखे हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या देखिए, इस वाले पद में एक ही पद है, इसमें भी एक ही पद है, इसमें भी एक ही पद है, और इसमें भी एक ही पद है, और इसमें भी एक ही पद है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें केवल एक पद होगा वो कहलाएंगे एक पदीय बीजीय व्यंजक। और इन एक पदीय बीजीय व्यंजकों को ही हम कह सकते हैं बहुपद। ये हो गया। अब दूसरा देखेंगे कि अगर यहां पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 4 और 3xy प्लस के z और 2xy स्क्वायर प्लस 3, और देखिए यहां पर देखिए 1 2 1 2 1 2 सब में कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें पदों की संख्या 2 होगी वो कहलाएंगे द्विपदीय बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएंगे? द्विपदीय बीजीय व्यंजक। ठीक है। और तीसरा देखेंगे कि अगर किसी में 3 पद होंगे, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4 और 3xy प्लस 2z प्लस के x स्क्वायर, इसमें भी 3 पद हैं। 1 2 3 1 2 3, इनमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो ये कहलाएंगे त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएंगे? त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। अब यहां देखिए ऐसे तो 4 पद वाले आएंगे, 4 पदीय, 5 पदीय, 6 पदीय, पंचपदीय। ठीक है। तो इस प्रकार तो आते रहेंगे और इनको कहते हैं फिर 2 या 3। अब यहां देखेंगे कि हमने बताया साहब कि द्विपदीय बीजीय व्यंजक और त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। तो अब एक चीज देखें कि 2x प्लस के y प्लस के 3x और 4x प्लस के 3y प्लस के 4, 8x प्लस के 7y। अब यहां देखेंगे 1 2 3 3 पद हैं, तो त्रिपदीय व्यंजक होना चाहिए। और यहां 1 2 3 4 4 पद हैं, तो 4 पदीय व्यंजक होना चाहिए, है ना। अब अगर इसको ध्यान से देखें कि यहां 2 पद तो समान पद हैं, समान पद जिनके चर पद कैसे हों? समान हो। तो x इसका चरपद है, इसका चरपद x है, समान है। तो 2 और 3 5, तो यहां पे आ गया 5x प्लस के y। देखने में तो 3 पद का लग रहा था, लेकिन इसको हल किया हमने तो 5x प्लस y 2 पद का हो गया। और ऐसे ही अगर इसको देखें तो देखिए ये समान पद है और ये भी समान पद है, तो 8 और 4 12x हो गए और 7 और 3 10y हो गए। तो देखने में तो 4 पद का लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2 पद का ही व्यंजक है। ठीक है। तो यहां पर ये द्विपदीय व्यंजक है और ये भी द्विपदीय व्यंजक है। तो 1 पद वाला, 2 पद वाला, 3 पद वाला फिर पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे कि यहां तो कभी तो 2 पद में 2 पदी है, यहां तो 3 पद थे, इसको भी आपने 2 पदी बना दिया। तो यहां पर क्या होगा कि पदों की संख्या की गिनती हम तभी करेंगे जब सारे के सारे पद उसमें असमान पद होंगे। कब करेंगे? जब सारे पद असमान होंगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि देखिए यहां पर 2 पद समान थे, इसलिए हमारे पदों की संख्या की गिनती गड़बड़ा रही थी।
अब जैसे ही हमने इसको आगे हल किया तो यहाँ पदों की संख्या की गिनती समान हो गई, मतलब असमान हो गए। पद कैसे हो गए? असमान हो गए। जब हमारे सारे के सारे पद असमान हो गए तो अब यहाँ पदों की संख्या की गिनती गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पर कितनी हो गई संख्या? 2 हो गई। और कौन सा व्यंजक बन गया? 2 पद का बन गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए समान पद होने की वजह से पदों की संख्या 4 हो गई। अगर ये चारों असमान पद होते तो 4 पदी इसको मान लेते, या होता ही 4 पदी है। लेकिन इसमें क्या है, ये चारों में 2 पद समान पद हैं। तो इन दोनों को जब समान पदों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी संक्रिया इसमें लगानी है या लग रही होगी वो लगाएंगे। तो ये 12x + 10y 2 पद ही रह गए। तो असमान पदों की गिनती के साथ ही हम बताएंगे कि ये व्यंजक कितने पद का है। ठीक है, इसको आप नोट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। क्या होगा बहुपद? क्या अंतर है बीजीय व्यंजक और बहुपद में? जब बीजीय व्यंजक और बहुपद में कोई अंतर ही नहीं है तो हमें बहुपद नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो यहां पर समझेंगे कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर है, इसलिए इसको अलग नाम देना पड़ा। ये दिखेगा आपको बीजीय व्यंजक के जैसा ही, लेकिन बीजीय व्यंजक से इसका एक गुण ऐसा है जो इसको बीजीय व्यंजक से अलग करता है। तो वो कौन सा गुण है? देखिए कौन सा गुण है। बहुपद में क्या होगा? ऐसे बीजीय व्यंजक होंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों से ही निकलकर बहुपद आए हैं। ठीक है, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके घातांक, जिनके पदों के घातांक पूर्ण संख्या होंगे। क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। और पूर्ण संख्या तो आप जानते ही होंगे। तो इनके पदों के घातांक क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको पता ही होगा। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके पदों के घातांक अगर पूर्ण संख्या होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। तो अब इनके घातांक कैसे होंगे? घातांक कैसे होंगे वो भी समझने होंगे। तो मैं यहाँ कुछ बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ, उनको आपको बताना है बहुपद होंगे या नहीं होंगे। और इसके बाद हम चलेंगे बहुपद के प्रकारों पर। तो मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 3x² + y और x + 1/x √x + k 2 और 3xy + k z, ये लिखे हैं हमारे पास। और 3 या फिर मान लीजिए 4y⁻² + x, ये इतने सारे हमारे पास बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन से बहुपद होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो हमने बताया कि बहुपद वही होंगे, वो वाले बीजीय व्यंजक होंगे जिनके पदों के घातांक पूर्ण संख्या होंगे। घातांक मतलब इनके जो पद हैं उनके घात जो होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहां हम देखेंगे कि x² की घात पूर्ण संख्या है 2 है, y की घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। अब यहां देखेंगे x की घात तो 1 है, लेकिन x को जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात -1 है, और -1 हमारा पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है। तो ये तो हमारा होगा बहुपद, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसमें देखेंगे अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है तो उसकी पावर 1/2 होती है +2। तो देखिए
1/2 भी हमारा पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है। पूर्ण संख्याओं में हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 से लेकर सारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। मतलब ये है कि ये आपको पता होनी चाहिए। तो x की पावर 1/2 है, पूर्ण संख्या इसकी घात नहीं है, घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इधर देखिए 1 और 1 2 पावर हो गई, इधर 1 पावर हो गई, ठीक है। तो यहाँ दोनों पावर कैसी हैं, दोनों पदों पे पावर या घातांक पूर्ण संख्या है। और यहाँ देखेंगे घातांक -2 है, तो यहाँ भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए हमारी जो पदों की किसी की भी मतलब प्रत्येक पद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। अब यहां हम देखेंगे अधिकतम घातांक या डिग्री। किसी भी बीजीय व्यंजक या बहुपद की घातांक या डिग्री निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। इन दोनों में हमें घातांक और डिग्री चेक करनी है। तो यहां पर जिस पद का मैक्सिमम घातांक होगा, अधिकतम घातांक या अधिकतम घात जिस पद में होगी वही हमारी होगी डिग्री या घातांक, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं x की पावर 2 है, 1 2 3 सब पे 1 1 पावर है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है। तो घातांक कितना हो गया, जहां ज्यादा पावर है वही हमारा घातांक होगा या डिग्री होगी, ठीक है। अब यहां देखिए, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये होगा हमारा डिग्री। क्या होगा, डिग्री ये होगी, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे घातांक, नोट करेंगे आप इसे। अब यहां पर 4y² प्लस के 5 की पावर 8, इसमें घातांक बताइए। तो घातांक हमेशा ध्यान रखेंगे कि चर पद की घात होनी चाहिए अधिकतम, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ 8 घातांक हो गया, चर पद होना चाहिए। और चर पद कौन सा है, y है, और y की घात कितनी है, 2, तो घातांक कितना हो गया, 2। ये होगी डिग्री, ठीक है। कैसे कैसे बहुपद होंगे यहाँ जानेंगे हम। तो नंबर 1 पर है एक पदीय बहुपद, जैसे बीजीय व्यंजक था वैसे ही एक पदीय बहुपद है, बस वो बहुपद के गुणों को फॉलो करना चाहिए, उसमें बहुपद के गुण होने चाहिए बस। और बहुपद के गुण क्या है, घातांक पूर्ण संख्या। तो इसको कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। और ये एक पद वाले आप जानते ही हैं, x² हो सकता है, 2y हो सकता है, xyz हो सकता है, ये सब क्या है, मोनोमियल, एक पदीय बहुपद है। दूसरा जब हम निकालेंगे तो देखिए यहां पर द्विपदीय हो जाएगा। और द्विपदीय बहुपद ये होगा बाइनोमियल, बाइनोमियल। और बाइनोमियल में 2 पद होंगे, 2x + ky, z + 4, 3y + 6। इन सब में 2 पद हैं, तो ये द्विपदीय बहुपद होगा। त्रिपदी भी होगा, 4 पदी भी होगा, तो इसके बाद हम लिख देते हैं सीधा बहुपद, ठीक है। चलो त्रिपदी भी लिख लेते हैं, ट्राइनोमियल, त्रिपदीय बहुपद। और त्रिपदीय बहुपद को कहेंगे ट्राइनोमियल। और ये होगा x + y² + z, 2x + 3y + yz, ठीक है। इसमें 3 पद हैं। और इसके बाद किसी भी बहुपद में एक से ज़्यादा पद होंगे तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब बहुपद होंगे, ठीक है। बस इनका एक स्पेशल गुण हो गया, एक विशेष
गुण हो गया इनका कि जिसमें एक पद है वो एक पद वाला हो गया, जिसमें दो पद है वो दो पद वाला हो गया, तीन पद है तीन पद वाला हो गया, चार पद है चार पद वाला हो गया। लेकिन कॉमन रूप से इनको, जनरल रूप से, सामान्यतः इनको हम बहुपद ही कहेंगे। अब इसके बाद देखिए आता है इनके दिखाता है अचर पद, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होंगे? 5 है, 7 है, -2 है, -4 है, 1/2, ये सब क्या है? अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद। और देखिए अचर बहुपद का घातांक होता है 0। अचर बहुपद का जो घातांक होगा यानी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 0 होगी साहब। कितनी होगी? 0। हमेशा ध्यान रखना इसको, ठीक है। अचर बहुपद के घातांक जो होगा या डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। इसको हमेशा ध्यान रखना। लेकिन होगी क्यों ये भी जानना जरूरी है। तो ये मैंने 5 लिखा और 5 में मान लीजिए मैंने x का गुणा कर दिया, लेकिन x की पावर 0 है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखिए 5 लिखा, अगर 5 में मैं 1 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 5 गुणा फिर 1 की जगह पे हम देखिए x बराबर x की पावर 0, यानी 0 किसी की भी पावर हो, x की हो, y की हो, z की हो, 1 की, 100 की, 2000 की, 3000 की, कितने की भी, करोड़ की, 10 करोड़ की, तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो 5 गुणा 1 और 1 की जगह पे लिखेंगे x की पावर 0 या y की पावर 0, z की पावर, किसी की भी पावर 0 हो सकती है। तो यहाँ पर जो घातांक होगा बताइए कितना होगा? 0 होगा। ऐसे होता है अचर पद का घातांक 0 या डिग्री उसकी 0 ऐसे होती है, ठीक है, इसलिए 0 होती है। अब आएगा यहाँ पे शून्य बहुपद। ये है हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? देखिए शून्य बहुपद क्या है? शून्य ही होता है, इसमें नया क्या है? जैसा नाम है वैसा बहुपद है। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य। तो शून्य बहुपद में अचर पद क्या है? शून्य, ठीक है। तो इस शून्य बहुपद को हम अचर बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। अचर बहुपद ही होता है ये, अचर बहुपद ही होता है, क्योंकि अचर बहुपद में अगर शून्य लगाएंगे यहाँ पे तो यही होगा। यहाँ भी लिख देता हूँ, अचर बहुपद में भी शून्य है, लेकिन शून्य होने की वजह से इसका एक विशेष गुण हो गया शून्य बहुपद, ठीक है। तो ये भी अचर बहुपद होता है, ये 0 है इसका। अब इसका जो घातांक होगा वो बताइए कितना होगा? तो देखिए इसका जो घातांक है, जो डिग्री है, वो अपरिभाषित है। कैसी है? अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि परिभाषित क्यों नहीं है साहब? परिभाषित इसलिए नहीं है, आप इसको भी समझेंगे। तो देखिए अगर 0 में मैं किसी का भी गुणा करूं, 1 का, 2 का, किसी का भी करूं, या फिर ऐसे मान लो कि 0 में मैं गुणा करूं y² का, कितना होगा? 0। 0 में मैं गुणा करूं x की पावर 100 का, कितना होगा? 0। अरे 0 में मैं गुणा करूं z की पावर 50 का, कितना होगा? 0। तो बताइए 0 में किसी भी नंबर का, किसी भी व्यंजक का, किसी भी चरपद का हम गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 आने के बाद फिर से वो शून्य बहुपद ही मिलेगा। तो बताइए 0 में मैंने यहाँ तो y² गुणा किया तब भी 0 आया, 0 में यहाँ 50 का गुणा किया तब भी 0 आया, और 0 में यहाँ x की पावर 100 का गुणा किया तब भी 0 आया। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जो कोई भी चरपद था उसकी घात कितनी थी? है? कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ जो भी चरपद होगा उसकी घात कितनी रही होगी या कितनी हो सकती है? मान लीजिए मैंने तो यहाँ 100 लगा दी और किसी बच्चे ने 2000 लगा दी, कोई तीसरा बच्चा नहीं, मैं तो कम लिखना ही नहीं चाहता, उसने 3000 लगा दी, और एक बच्चा अरे मैं क्या करूं, उसने 2 लगा दी। एक बच्चा ऐसा है अरे मुझे क्या मतलब है ज्यादा पावर लगाने से, उसने 0 लगा दी x की पावर।
तो बताइए यहाँ हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि सबका गुणांक करने पर 0 ही आएगा और सारे ही शून्य बहुपद होंगे। ठीक है, तो ये हो गया शून्य बहुपद। अब देखेंगे, अब इन घातांकों के आधार पर ही हम बहुपदों के और अन्य प्रकार निकालेंगे। ये तो थे पदों के आधार पर, ठीक है, और अब निकालेंगे घातांकों के आधार पर। किसी भी बहुपद का अधिकतम घातांक 1 है या डिग्री उसकी 1 है तो वो कहलाएगा रैखिक बहुपद। तो यहाँ देखिए 2x + ky और 3x + k4 और 2x² + y और 4xy + 3, ये रैखिक बहुपद नहीं होंगे भाई। कौन होंगे? ये होंगे। ठीक है, तो घातांक अगर 1 है, डिग्री जिनकी 1 है, तो वो होंगे हमारे रैखिक बहुपद। दूसरा देखेंगे द्विघाती बहुपद। अब इसमें तो नाम से स्पष्ट है द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद देखिए क्या है। द्विघाती बहुपद है 3x² + ky 4xy + 6 6z² + 3xy। देखिए यहाँ अधिकतम घात 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 और 1 2, यहाँ 2 मानी जाएगी, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? द्विघाती बहुपद होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिग्री या घातांक कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। अब ऐसे ही त्रिघाती बहुपद का 3 होगा, चतुर्थघाती का 4 होगा, तो हमें तो 2 घात तक ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें 2 घात तक ही जान लेना है, बाकी का फिर अगली कक्षाओं में जानेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, तो किसी के पास पुरानी किताब होगी, किसी के पास नई किताब होगी, किसी के पास कैसी किताब होगी। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो एनसीईआरटी के 2023-24 के सिलेबस के अनुसार चल रही हैं और आपके बोर्ड परीक्षाओं में यहीं से आएगा। मतलब सिलेबस इतना ही है, इन्हीं क्लासों में से आएगा। बाकी के अन्य इसके आधार पर, इस सिलेबस के आधार पर आप किसी भी किताब से कोई सा भी प्रश्न, कोई सी भी क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक से आप अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में हम भी आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर अभ्यास आपको करवाएंगे। तो आपको जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको उसके सिलेबस के अनुसार ही चलना है। सवाल प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी किताब से कर सकते हैं, कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्लास के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, क्लास देखते रहें। ये नहीं देखेंगे कि मेरे पास पुरानी किताब है, इसमें से तो ये छूट गया, वो छूट गया, ये रह गया। आपकी ये जो क्लासेस चल रही है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रही हैं। आपकी पुरानी किताब में से कुछ छूटे या नहीं छूटे, क्योंकि उसमें सिलेबस को 2023-24 के अनुसार कुछ हटा के दिया गया है, कुछ काट पीट के दिया गया है। ठीक है, आलेखीय निरूपण थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। आलेख आप यहाँ पर निरूपित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो इसका पूरा डिटेल होगा, जो विस्तार रूप होगा, हम इसको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है आलेखीय निरूपण। ये होता है अपने पास एक तल। ठीक है, ये एक प्लेन होता है, तल होता है, और इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। यहाँ पे देखिए
ये वाली जो लाइन है, पड़ी हुई लाइन है, ये कहलाती है एक्स। और ये एक बीच में, ये एक्स लाइन और वाई लाइन जहाँ पे काटती हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे इसमें, इसका विस्तार रूप हम निर्देशांक ज्यामिति में ही करवाएंगे। मूल बिंदु के राइट साइड में एक्स प्लस का होगा और बाएं साइड में एक्स माइनस का होगा। मूल बिंदु के ऊपर साइड में बाई प्लस का होगा और नीचे की साइड में बाई माइनस का होगा। ठीक है, तो इधर वाली संख्याएं, ये पूरा x होगा, इधर माइनस प्लस का, इधर माइनस का, ये पूरा y होगा, ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का। इतना ही आप जान लें बस यहाँ पे। और आलेखन कैसे करेंगे, यहाँ नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह इधर भी होंगे, ग्राफ होगा जब अपने पास, तो उसमें नंबर हम डालने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके ग्राफ बना हुआ होगा उधर, तो केवल नंबर हमें डालनी। नंबर हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके। अब आलेखीय निरूपण है क्या, अगर इसने मान लो हमसे कहा है, यहाँ लिखते हैं आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण, तो आलेखीय निरूपण में देखेंगे, अगर इसने कहा है कि x बराबर 2, तो कहाँ है x बराबर 2, यहाँ से देखेंगे कि x पर हमें चलना है और प्लस के 2 चलने हैं, तो x बराबर 1 2 ये हो गया। तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया हमें। अब ये कह दे कि y बराबर 4, तो y हमारा, y पे चलना है और प्लस का 4 है, तो प्लस 1 2 3 4, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम x पर जा सकते हैं कहीं भी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ऐसे ही y पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, और दिखाना आप जान ही गए होंगे कैसे हमें दिखाना है। मान लीजिए y पे मुझे कोई और पॉइंट दिखाना है, x पे दिखाना है, मान लीजिए -6, y पे दिखाना है -2, तो y पे -2 हम जानते हैं नीचे की तरफ होगा, माइनस का है इसलिए, तो y ये है, तो ये है, यहाँ पर आ गया। x पर -6 है, तो -6 है तो इधर आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया -6। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट होंगे, तो ऐसे निकालेंगे इसको। ठीक है, ये होंगे अपने निरूपण। अब इसी निरूपण के आधार पर हमारी लाइनें निकल के जाएंगी। ऐसे कोई कैसे निकलेगी, मान लो ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, कैसे भी निकल के जा सकती है। ठीक है, इसको गलत मत समझ लेना, ये मैंने ऐसे क्रॉस का निशान लगा दिया है, ये क्रॉस नहीं है, एक लाइन इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये काट रही है, ये वाली लाइन जो ऐसे घूम घूम के जा रही है, तो ये यहाँ पर काट रही है, तो ये एक्स अक्ष को काट रही है। किसको काट रही है? एक्स अक्ष को, एक बार, दोबारा एक्स को यहाँ काट रही है, 2 बार काट रही है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, ये वाली लाइन वाई को एक बार यहाँ काट रही है, बस वाई को एक बार ही काट रही है। अब ये वाली लाइन के बारे में देखेंगे, एक बार तो ये वाई को काट रही है यहाँ पे, और एक बार ये एक्स को काट रही है यहाँ पे। ऐसे ही देखिए, ये वाली लाइन एक्स को काट रही है एक बार वाई को काट रही है। तो ऐसे यही है निरूपण, आलेखीय निरूपण, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में हम आपको पूरा विस्तार से जब समझाएंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। इसका उदाहरण नंबर 1 है, वो आप स्वयं ही कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 जब मैं आपको करवाऊंगा
तो उसी के आधार पर आप उदाहरण नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 सवाल नंबर 1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें इस पहले सवाल में 5-6 ग्राफ दिए गए हैं, उन ग्राफों की स्थिति के आधार पर हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो सवाल नंबर 1 और ग्राफ पहला है आपका, तो पहले ग्राफ की स्थिति कुछ ऐसी है, पहले ग्राफ की स्थिति कुछ ऐसी है, ये अपना x है, ये y है। ठीक है, तो ये इस पे काट रहा है। तो यहां देखिए हमें किसी बहुपद px के लिए बताना है, किसके लिए? px के लिए बताना है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। तो यहां जो वैल्यू होगी वो x पर काटनी चाहिए। कहां काटनी चाहिए? x पर। तो बताइए x वाली ये लाइन है, इसको कोई काट रहा है क्या? इसको ऐसे मतलब y काट रही है, ऐसे नहीं, इस पे इसके अलावा और कोई काट रहा है क्या? ये तो बनता ही है, ये तो तल बनता ही है, इस पे कोई और काट रहा है क्या? कोई नहीं काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। शून्यकों की संख्या यहां से क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे कि दूसरा है अपने पास, देखेंगे दूसरा ग्राफ ये है, ये तल है, ये x है, ये y है। अब यहां दूसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार है कि ऐसे करके वो ऐसे गया। मैंने क्या बताया आपको? px के लिए बात कर रहा है तो केवल हमें वही निकालना है जहां x पर काट रहा होगा। तो देखेंगे x पर कहां कहां काट रहा है, तो x पे देखिए कहां काट रहा है, x पर केवल यहां काट रहा है, यानी एक बार ही काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। शून्यकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। अब तीसरा है, देखिए ग्राफ है तीसरा, और तीसरे ग्राफ में किस प्रकार की स्थिति है? x और y है, तो ग्राफ की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और ये x है और ये y है। इस स्थिति के अनुसार आप बताएंगे शून्यकों की संख्या, और मुझे लगता है अब आप आसानी से बता सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बराबर, तो x के लिए ही हमें बताना है। कोई भी सवाल लिखा होगा आपको पहले ये पढ़ना होगा कि किसके लिए बताना है। तो px के लिए बात कर रहा है तो x, py के लिए बात करेगा तो y पर बताएंगे। ठीक है, तो x पे देखिए एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। कितनी बार काटता है? 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ नंबर 4 पे। ग्राफ नंबर 4 में देखिए यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है, स्थिति ऐसी है, कुछ ऐसी। तो शून्यकों की संख्या बताइए। अब आप आसानी से बता सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहां से शून्यकों की संख्या जब हम निकालेंगे तो देखिए कितनी आएगी? 1 और 2, 2 बार काटता है, 2 आ गई। सवाल नंबर 5 देखेंगे, और 5 में आपकी जो ग्राफ स्थिति है वो है ये, कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार से है, शायद इसी प्रकार है। ये एक बार और घुमाया हुआ है, इसको ऐसे है। तो x पर देखेंगे कहां कहां काट रहा है ये, 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? लिख लेना, शून्यकों की संख्या 4 हो गई। 6 में देखेंगे छठवां ग्राफ क्या कहता है, ये है छठवां ग्राफ। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। ये है छठवां ग्राफ। तो देखिए 1 2 3, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, काट रहा है या टच कर रहा है, एक ही बात है।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप इसके आधार पर अगर आपको कहीं भी कोई सवाल मिलता है तो आप वो करेंगे। कोई भी किताब हो, कहीं से भी मिलता हो, केवल इसी सिलेबस के आधार पर करेंगे। बाकी आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम सिलेबस आपके परीक्षा के हिसाब से ही करवा रहे हैं, जो आपकी 2024 की परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो सिलेबस यही आएगा, सवाल कोई भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस, अभ्यास हम खुद भी करवाएंगे, ठीक है।